अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम जनरल साइंस GSE 101 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। लेक्चर 6 फिजिक्स, लेक्चर नंबर 6 लीनियर मोमेंटम एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। मोमेंटम पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पे बताई गई हैं। आप उससे पहले भी वाकिफ होंगे। मैस क्या होता है, मैटर क्या होता है, नॉन मैटर या स्टेट ऑफ मैटर। मैस किसी भी बॉडी की क्वांटिटी होती है मैटर की, वो की, और उसका ये स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट होता है किलोग्राम। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड mass. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज किलोग्राम। मैटर, कोई भी चीज जो जगह घेरती हो उसको मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ mass इज कॉल्ड मैटर। For example, table, television, water, cold drink, gas, air, etc. नॉन मैटर, जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, जगह नहीं घेर रही। थिंग्स दैट डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस और डू नॉट हैज mass आर कॉल्ड नॉन मैटर। फॉर एग्जाम्पल, डाटा स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर, फीलिंग्स, थॉट्स, वैक्यूम एटसेट्रा। यानी हम स्पेस नहीं ना घेरते, वैक्यूम स्पेस नहीं घेरता, हमारे ख्यालात, जज्बात। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो कंप्यूटर की डिस्क में तो सेव है, पर वो हमें उस तरह से नजर नहीं आता कि उसने जगह घेरी हुई है, इसलिए उसको हम नॉन मैटर कहते हैं। मैटर की 4 स्टेट्स हैं, जिसमें से हमारी अर्थ पे पहली वाली 3 पाई जाती हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को पहली 3 का ही पता होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है। प्लाज्मा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन क्योंकि ये अर्थ पे निग्लिजिबल पाई जाती है और वैसे हमारी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसके बारे में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है। सॉलिड एक अलग स्टेट है, जबकि लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। ये अलग अलग भी हैं, पर इनको मिला के हम फ्लूइड्स कहते हैं। मैस एंड वेट इन रिलेशन। ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है कि कुछ लोग समझते हैं कि मैस और वेट एक ही चीज है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेट जो होता है ना, वो एरिया टू एरिया चेंज होता है, मैस चेंज नहीं होता। क्योंकि वेट जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटी जो है हमारी अर्थ की हर जगह पे सेम नहीं होती। पहाड़ों पे कुछ और होगी, पहाड़ी इलाकों के अलावा कुछ और होगी, तो उस वजह से वेट वेरी करता है, जबकि मैस जो है वो वेरी नहीं करता। F is equal to ma. Mass is the characteristic of a body which determines the magnitude of acceleration when a force is applied to it. W is equal to mg, यानी जो mass है उससे ही acceleration जो है वो multiply होता है, फिर हमारे पास weight आता है। Weight is the force with which the earth attracts a body towards its center, and we call it as the gravitational field strength or acceleration due to gravity. वेट इज अ फोर्स, सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट वेक्टर क्वांटिटी है और मास स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ से हम डब्ल्यू जो है वो वेट के लिए यूज करते हैं, और इसको हम फोर्स ड्यू टू, ये जो है ई फॉर अर्थ है, अर्थ में अट्रैक्ट कर रही है ना, उसकी फोर्स है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। पहला फर्क क्या है कि मैस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी, ये बॉडी की खासियत होती है। विच डिटरमिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वो मैग्नीट्यूड डिटरमिन करती है, बताती है जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। और वेट क्या है? वेट इज द फोर्स, वो फोर्स है विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ मास टुवर्ड इट्स सेंटर, जिसके जरिए जो हमारे जो अर्थ है उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमें अट्रैक्ट कर रही है, वो बता रही। मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है? क्योंकि ये अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना, इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैस रिमेन्स सेम एवरीवेयर, मैस की वैल्यू चेंज नहीं होती। वेट वेरीज एज जी वेरीज, यानी जब जहां जहां जी की वैल्यू चेंज होती है वहां वहां वेट भी चेंज हो जाएगा। mass of a body cannot be equal to 0, ये 0 नहीं हो सकता, लेकिन वेट 0 हो जाता है सेंटर ऑफ अर्थ पे। The weight of the body can be equal to 0 at the center or beyond the gravitational pull of the earth, क्योंकि
जहां अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं होगी, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। W इज इक्वल टू एम जी। एम से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 हो जाएगा। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम और इसका यूनिट न्यूटन होता है। Mass can be measured by physical or electronic beam, or weight can be measured by spring balance. Mass is a base of fundamental quantity. ये किसी चीज की fundamental quantity होती है, और जबकि weight जो है वो derived quantity है। Mass is independent of the position of the body, क्योंकि mass जगह जितनी मर्जी बदल लें उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो वो इंडिपेंडेंट है। जबकि क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होने से वेट पे फर्क पड़ता है, तो ये डिपेंड करती है कि बॉडी की पोजीशन क्या है। वेट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। Mass can be calculated by the formula F is equal to ma, और वैल्यू ऑफ जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला W इज इक्वल टू mg। ये एक ही फार्मूला है बेसिकली, जहाँ पे जो वेट है वो फोर्स है जो अर्थ हमारी तरफ लगा रही है, और यहाँ पे ये भी एक अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। द mass of an astronaut is 65 kg. What will be his weight on the surface of the earth? Or what will be his weight on the surface of the moon, where value of g is 1.6 meters per second square? हमें पता है W is equal to mg। जी हमारे पास पहले केस में 9.8 हम यूज करेंगे, क्योंकि अर्थ की हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का पता है। और इन द केस ऑफ मून हमारे पास उसने जी हमें दिया हुआ है, तो बस हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जबकि जैसे ये देखें पहले वाला सिचुएशन है, तो m की जगह 65, यहाँ पर 9.8, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ आंसर आ गया। अब ऑन द सरफेस ऑफ द मून में भी हमने जस्ट 1.6 पुट करना है। ये देखें, हमने गिवन डाटा लिखा कि मैस ये है, वैल्यू ऑफ जी मून पे ये है, ये हमने वेट करना है, फॉर्मूला लिखा, देन वैल्यू पुट की, और ये आंसर आ गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने पिछले लेक्चर में भी न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था कि हर बॉडी एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। फॉर एवरी एक्शन there is an equal but opposite reaction. However, action and reaction are on different bodies, same body पे नहीं होती। For example, weight of a book is downward while push of the table is upward. यानी वेट फोर्स जो बुक नीचे की तरफ लगा रही है वो एक्शन है, और उसका रिएक्शन क्या है, उसकी टेंशन फोर्स या उसकी अपवर्ड फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है। A bullet leaving a gun moves forward while the gun recoils backward. जब पिस्टल से या कोई गन से कोई पिस्टल निकलती है, तो पिस्टल तो उसकी गोली जो है वो आगे की तरफ जाती है, और जो जो भी बंदूक वगैरह होती है वो पीछे कंधे को झटका मारती है, वो थोड़ी सी पीछे को होती है। न्यूटन और थर्ड लॉ पेयर ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज equal in magnitude, opposite in direction, on different bodies acting on same line of action. उनका line of action same होता है। Tension in a string due to gravity. पहली चीज अब कंसिडर करें कि टेंशन होती क्या है। जैसे हम अपने रूम की एग्जांपल लेते हैं। हमारे रूम्स में जो फैन लगे होते हैं उस पे दो फोर्सेस लग रही होती हैं। एक होती है अपवर्ड फोर्स जो कि टेंशन की फोर्स जिसने पंखे को ऊपर रखा होता है, और एक पंखे की फोर्स होती है वेट फोर्स जो नीचे की तरफ होती है। जब पंखा अपनी पोजीशन से अगर नहीं हिल रहा, नहीं गिर रहा, या ऊपर को नहीं जा रहा, तो उस सिचुएशन में टेंशन फोर्स और वेट फोर्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर कोई चीज ऊपर से बंधी हुई है और वो नीचे को गिर रही है, जैसे कभी पंखा का कभी स्क्रू वगैरह ढीला हो जाए, वो नीचे गिर जाए, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि उसकी टेंशन फोर्स कम थी, उसकी वेट फोर्स ज्यादा हो गई, जिस वजह से वो नीचे गिर गया। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई चीज ऊपर को जा रही है, चाहे हमने किसी चेन से या डोरी से लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ को लेके जा रहे हैं,
तो उस केस में क्या है कि उसका वेट, हम कहेंगे कि वेट फोर्स कम है और टेंशन फोर्स ज्यादा है, जिस वजह से वो चीज ऊपर की तरफ जा रही है। तो केस नंबर 1 क्या है कि बॉडीज जो हैं एट रेस्ट हैं अंडर द टेंशन वर्टिकली अंडर द ग्रेविटी, यानी अंडर ग्रेविटी भी और अंडर टेंशन भी वो एट रेस्ट हैं, जैसे कि अभी अभी पंखे की मिसाल दी है हमने। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों फोर्सेस सेम है, T इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। यहाँ ये आगे उन्होंने वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और ये जो है ये अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और एस इज इक्वल टू वी आई ये आपने एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी हुई है। केस 1 बी, अब इस केस में क्या है, बॉडीज इन मोशन है अंडर टेंशन वर्टिकली अंडर ग्रेविटी। अब इस केस में हम इसकी डायग्राम देखेंगे, ये है बॉडीज मूव कर रही हैं। अब एक बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी और एक बॉडी नीचे की तरफ, क्योंकि जाहिर है अब दो मैसेज हैं, उनमें से एक हैवियर होगा और एक जो होगा वो हैवी नहीं होगा, उस मतलब उसका वेट दूसरे वाले की निस्बत थोड़ा सा कम होगा। इस सिचुएशन में जो वेट जिसका कम है वो ऊपर की तरफ जाएगी और जिसका वेट ज्यादा है वो नीचे की तरफ आएगी। जैसे कि हम यहाँ देखें, ये टेंशन फोर्स में इसमें एरो ऊपर की तरफ है, इसमें एरो नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये है कि ये वाला मैस ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला मैस नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये वाले की वेट फोर्स ज्यादा है इसकी निस्बत। इस केस में हम करेंगे इसके ये इक्वेशन जो हमने बनानी है, अब दोनों के लिहाज से हम बनाएंगे, M1 के लिहाज से भी और M2 के लिहाज से भी। हमने बड़ी चीज में से छोटी वाली चीज माइनस करनी होती है, जिस केस में अब ये M1 के लिहाज से अगर हम देखें ये वाला केस, इस केस में वेट ज्यादा है और टेंशन कम है, तो हम यहाँ पे करेंगे W माइनस टी। जब W माइनस टी लिखेंगे तो हम M1A लिखेंगे, और अगर हम T माइनस W लिखेंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। जैसे आपकी इस बुक में इन्होंने W माइनस नहीं किया तो हमने फोर्स जो है वो नेगेटिव फोर्स होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और यहाँ से अगर हम T की जगह वही ये नेगेटिव साइन वो इधर ले आए हैं, यानी ये W1 माइनस टी ही इज इक्वल टू M1A लिखा हुआ है। इधर से T की वैल्यू अगर हम निकालें, यहाँ T माइनस में है, इधर ले आएंगे प्लस में, हो जाएगा M1G माइनस M1A इज इक्वल टू T। अब दूसरे वाले के केस में टेंशन फोर्स ज्यादा है क्योंकि वो मैस ऊपर को जा रहा है, तो T माइनस W2 और ये M2A, तो ये इस वाले केस में T की वैल्यू क्या आएगी, M2A प्लस M2G। अब इन दोनों फोर्सेस में ये एक दफा दोबारा ये इकट्ठी लिखती हैं। अब हमने इन दोनों को इक्वल रखेंगे क्योंकि टेंशन फोर्स तो इक्वल है ना, एक ही डोरी है, डोरी की टेंशन बराबर होगी। तो यहाँ से हमने एक M1G माइनस M1A इक्वल लिख दिया M2A प्लस M2G। इधर से जब हमने A की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन वाले पार्ट एक तरफ और G वाले पार्ट दूसरे एक तरफ कर देंगे। ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इसमें से A कॉमन ले लेंगे, M2 प्लस M1A, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि उस स्टोरी में प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह हमने अगर टेंशन निकालनी है उसके दरमियान में, यानी डोरी में जो ये टेंशन प्रोड्यूस हो रही है T, उसकी क्या वैल्यू है तो हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है M2A प्लस M2G, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये वाली जो हमने अभी निकाली है, और उसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, हमने पुट किया, इसका हम एलसीएम ले लेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या है, टू बॉडीज ऑफ masses 1 kg and 2 kg respectively are tied to a string
विच मूव्स ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब ये है कि ये देखिए ये पुली होती है, इसमें हमने आइडियली कह दिया कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसकी मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वरना जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, हमने फ्रिक्शन की भी वैल्यू पुट करनी पड़नी थी, वह आप आगे थोड़े से इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होती है। तो उसने हमारे पास मैसेज की वैल्यू दे दी है और उसने हमें कहा है एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है, टेंशन इन द स्ट्रिंग भी निकालनी है, उसका भी फार्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया है, जस्ट हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब केस 2, string under tension held stationary horizontally and the body hanging vertically under the force of gravity। इस केस में ये है, ये भी आपने पहले मैट्रिक में शायद पढ़ा हो कि इस तरह ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है। अब ये यहाँ पे है इसके ऊपर और ये नीचे हैंग हुई हुई है, तो इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है टेंशन की वो हमने निकालनी है। इस केस में T इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू m1g इसके लिए, और वेट और उसकी फोर्स जो होती है T एंड W आर थर्ड लॉ पेयर ऑफ फोर्सेस, R ए T आर आल्सो थर्ड लॉ पेयर ऑफ फोर्सेस। यानी इसकी जो R फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स या वेट फोर्स या टेंशन फोर्स, वो बराबर है। अब केस 2b, bodies under tension during motion, one body moving vertically under the force of gravity, the other moving horizontal under the force of tension। ये ग्रेविटी की ये टेंशन की वजह से मूव कर रही है, ये ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही है, क्योंकि ये जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगी तो ये इसको खींचेगी ना इसकी डोरी, तो ये भी आगे आगे को आएगा। तो अब हम इसका केस पढ़ेंगे। टेंशन, क्योंकि डोरी एक है, इधर बेशक हम इसको T1 और इधर इसको T2 शो करें, लेकिन होती बराबर है, इसको T ही कह सकते हैं। इसके केस में जब ये वेट फोर्स और टेंशन फोर्स ये है m1g के बराबर, और इसके केस में m2a। इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये एक्सेलरेट वैसे हो रही है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नहीं हो रही। T इज इक्वल टू m2a आ गया। अब ये जब मूव कर रही है, ये नीचे को आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसमें वेट फोर्स ज्यादा है, टेंशन फोर्स कम है, तो W माइनस टी इज इक्वल लिखेंगे तो हम m1a लिखेंगे, और अगर T माइनस W लिखेंगे तो फिर ये माइनस में लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास T की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1g माइनस m1a, क्योंकि ये m1g के इक्वल है। m1g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a, क्योंकि टेंशन तो सेम है ना हमारे पास, तो हमने ये पीछे पढ़ा था कि T इज इक्वल टू W इज इक्वल टू m1g, वहां से हमारे पास ये आ गया। यहाँ से अगर हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम ए वाली दोनों चीज़ों को एक साइड पे ले जाएंगे, ए कॉमन ले लेंगे, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। T इज इक्वल टू m2a है, इधर से हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टेंशन इन अ स्ट्रिंग की वैल्यू आ जाएगी। आगे इसका प्रॉब्लम है, a block of mass 6 kg is placed on a smooth horizontal surface. It is connected to another mass of 4 kg by means of a string passing over a smooth frictionless pulley। तो मैसेज हमारे पास देती हैं 6 kg और 4 kg। Assuming no friction between the surface and block, find the tension in the string and acceleration of the system of blocks। ये बस हमने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास हमें पता है जी की वैल्यू 9.8 है, m1 और m2 उसने दे दी है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा और हमारे पास टेंशन भी आ जाएगी। नेक्स्ट, मोमेंटम। मोमेंटम होता है mv, कि कोई बॉडी है वो कितनी वेलोसिटी से उसके घूम रही है, तो वेलोसिटी और उसका जो प्रोडक्ट है वो हम उसको मोमेंटम कहते हैं।
The product of mass and velocity is called momentum. It is a vector quantity. Unit of momentum is mass into velocity is किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड, क्योंकि न्यूटन में पर सेकंड स्केयर होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे अगर सेकंड लगा दिया जाए तो ये -1 हो जाएगा. The rate of change of momentum is equal to the force and takes place in the direction of applied force. F is equal to ma. तो ये डेल्टा v ओवर टी होती है ना, तो ये एम वी क्या होता है, मोमेंटम. तो मोमेंटम बाय टाइम जो है वो फोर्स होती है. दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि बॉडीज जो होती हैं उनका कोलाइड करें अगर तो मोमेंटम सेम रहता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, उसमें फर्क नहीं आता. When two or more bodies collide, there is no net change in momentum provided no external force act. Thus, if there is no change, then the momentum of bodies before collision has to be equal to the momentum of the same bodies after collision. Mass तो चेंज नहीं होता इनका, बिफोर कोलिजन अगर वेलोसिटी u1 u2 है और आफ्टर कोलिजन v1 v2 है, तो हम ये कहेंगे कि बिफोर मोमेंट इसका बिफोर कोलिजन मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर कोलिजन m1 v1 और m2 v2 का सम. तो ये इक्वल होते हैं. एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि when we fire the gun, the bullet goes forward and the gun recoils. अब इसका हम देख लेते हैं. ये अगर पहले 0 है ना, तो इसका बाद में भी 0 ही होता है मोमेंटम. लेकिन हमें 0 इसलिए फील नहीं होता क्योंकि गोली जो है वो आगे की तरफ को जाती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में वो हमें इसको झटका लगता है कंधे को, अगर ज्यादा हैवी गन है तो. अब इसकी वेलोसिटी ये देखें, m1 ये हम 0 लिख लेंगे ना, v1 की ये वैल्यू आ जाएगी, जबकि ये इस केस में इसकी वैल्यू जो होती है, अब गोली ज्यादा स्पीड से जाती है, बाजू पे हमें झटका कम इसलिए लगता है क्योंकि बंदूक का जो वजन है ना वो ज्यादा होता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी थोड़ी है. गोली की क्योंकि मैस कम होता है इसलिए उसकी वेलोसिटी तेज होती है, ज्यादा तेजी से जा रही होती है. हाउ डज अ कार स्टॉप, गाड़ी कैसे रुकती है. ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको मूव करते रहना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि गाड़ी के टायर और फर्श के दरमियान में या रोड के दरमियान में हम फ्रिक्शन होती है, जिस वजह से गाड़ी रुक जाती है. वाई इज इट इजियर टू ड्राइव ऑन अ ड्राई रोड. हमारे लिए क्यों आसान है कि खुश्क सड़क पे गाड़ी चलाएं. द गीली सड़क पे चलाएंगे तो वो स्लाइड हो जाती हैं बाइक्स और गाड़ियों के टायर भी इस तरह मूव होना शुरू हो जाते हैं, गाड़ियां प्रॉपर नहीं चलती. द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाई इन द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट इज फ्रिक्शन. इट इज अ फोर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू मूवमेंट. मूवमेंट के ये ऑपोजिट मूव कर फोर्स लग रही होती है, उस मूवमेंट को कम करने की कोशिश कर रही होती है. Whenever two surfaces slide over each other, the force which does not allow the motion to take place is known as friction. उस फोर्स को जो मोशन को है वो रोकने की कोशिश कर रही होती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. When two surfaces meet, there are some contact points between them. उसमें contact points होते हैं. अब हमें बज़ाहिर तो वो नजर नहीं आ रहे होते कि ये देखें माइक्रोस्कोपिकली कि किस तरह ये अब्रप्ट हैं और ये आपस में जुड़ने नहीं देते, किसी को सही सेट नहीं होने देते, लेकिन हमें बज़ाहिर स्मूथ नजर आ रही होती है. इनकी वजह से जो गाड़ियां हैं, जो चीजें हैं वो रुक जाती हैं. दीज आर माइक्रोस्कोपिक कॉन्टेक्ट पॉइंट्स. फ्रिक्शन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. अगर फ्रिक्शन ना हो हम चल ही नहीं सकते. तो फ्रिक्शन हो, हम फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं सकते.
पेंसिल भी तो पेस्ट के साथ रगड़ खाती है, फ्रिक्शन होती है तो वो लिखा जाता है। उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगी तो मशीनें खराब हो जाएंगी, उनकी एनर्जी खराब ज्यादा यूज होगी। तो ज्यादा फ्रिक्शन होना भी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत फायदेमंद भी है। एडवांटेजेस या उसके बेनिफिट्स: व्हीकल्स कैन मूव, व्हीकल कैन स्टॉप। अगर फ्रिक्शन कम होगी तो ब्रेक भी जल्दी नहीं लगेगी, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मशीन कैन वर्क, थोड़ी बहुत मशीनरी को फ्रिक्शन की जरूरत होती है काम करने की। वी कैन वर्क, वी कैन डू वर्क, अ पेंसिल कैन बी हेल्ड, अ नेल कैन बी फिक्स्ड इन द वॉल। नेल मीन यहाँ कील है। डिसएडवांटेजेस: एनर्जी इज लॉस्ट, जब अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो। वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट यानी खराब हो जाती है मशीनें, उसके पुर्जे खराब हो जाते हैं। मोर फ्यूल इज कंज्यूम, ज्यादा लुब्रिकेशन करनी पड़ेगी उसकी। पार्ट्स एंड मशीनरी नीड रिप्लेसमेंट, जब ज्यादा रगड़ खा जाएंगी, खराब हो जाएंगी तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें उसकी ऑयलिंग या कोई लुब्रिकेशन यूज करनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की टाइप्स होती हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी बिल्कुल एट रेस्ट हो। When body is at rest, the force of friction is known as static friction. Kinetic friction, जब बॉडी मूव कर रही है उस केस में भी थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होती है। Whenever two objects moving, there is a frictional force known as kinetic friction. ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कुछ कम होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, जब कोई चीज रोल होके जा रही होती है, और रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन द ग्राउंड, द फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन। As the contact point between the object and ground are very, very small, so rolling friction is minimum. Rolling friction has a wide application in ball bearings. आपने गौर किया होगा, कोई चीज़ हम होते हैं घसीट के लेके जा रहे होते हैं, उसके हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जबकि अगर कोई टायर वाली चीज और वही चीज टायर पे लेके जा रहे हो तो टायर रोल रोल होकर जल्दी पहुंचा देते हैं। जैसे एक टैची है, उसको लेके जाओ एक जगह से दूसरी जगह, घसीटोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के नीचे टायर लगे हों तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह बड़ी इजीली ले जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये वही चीज, अगर आप धक्का दे रहे हो स्लाइड कर करके। स्लिंग फ्रिक्शन इज प्रेजेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग with another object. Limiting friction, when force is applied to overcome the friction, a slight more for increasing force is going to cause motion, is known as limiting friction. Limiting friction is very essential in solving problems. यानी एक हम जब फोर्स लगा रहे हैं, पहले फ्रिक्शन होती है तो वो चीज मूव नहीं ना करी होती। अब एक हद से ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो वो चीज मूव करना शुरू हो जाएगी। जस्ट बिफोर कि वो मूव करना शुरू कर रही है, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। हाउ टू कैलकुलेट फ्रिक्शन: फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द वेट, द लार्जर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द लार्जर द फ्रिक्शन वुड बी। ये तो आपकी नॉर्मल एग्जांपल भी है कि हम छोटी चीजों को धक्का लगाना ज्यादा आसान है बड़ी चीजों की निस्बत, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, वजन पे भी डिपेंड करता है। बड़ी वजनी चीजों को हिलाना अपनी जगह से मुश्किल है, हल्की फुल्की आसानी से निकाली जा सकती है। इसका मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेट एंड रिएक्शन ऑफ द सर्फेसेस आर आइडेंटिकल, सो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, की एफ इजिकल टू म्यू आर, ये कांस्टेंट है और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको कहते हैं। जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो एफ के इजिकल टू म्यू के आर, और जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन: पॉलिश सरफेस जो होती है उनकी फ्रिक्शन कम हो जाती है, लुब्रिकेशन से भी कम हो जाती है। और हम रोल अगर हम रोल करके लेके जाएं चीज़ें तो आसान है, तो हम उसको रोलिंग ऑब्जेक्ट्स बना लें। और स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हवा में बहुत फ्रिक्शन होती है, तो जितने भी आप अगर कभी गौर करें प्लेन्स वगैरह होते हैं, या आप ट्रेन्स की एग्जांपल देखें, जो आम ट्रेन होती है और उसकी निस्बत एक आजकल की जो जदीद ट्रेन्स बनी है वो आगे से थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होती हैं।
पीछे से वो बड़ी ज्यादा वो होती हैं, आगे से उन्होंने नोक बनाई होती है जो क्या करती है, हवा की फ्रिक्शन को कम करती है। जब हवा की फ्रिक्शन कम होगी तो ट्रेन या प्लेन जो है वो बड़ी तेजी से मूव करेगा अपनी जगह से। तो हमारा यहाँ पे अब चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझसे पूछें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी या कोशिश करूंगी कि कमेंट सेक्शन में ही आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज।